महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का ये ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है जो अवेयरनेस कर रहे हैं पिछले 1 साल से। कोरोना काल जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद से ये हम अवेयरनेस कर रहे हैं, और ये हमारा एक स्पेशल वेबिनार है जिसका विषय है दोस्तों चैलेंजेस फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन फनल जोन फॉर रीडेवलपमेंट। फनल जोन के अंतर्गत जो हाउसिंग सोसाइटी आती है उसका रीडेवलपमेंट पे क्या चैलेंजेस है, क्या चुनौतियां हैं, इस विषय पर इन 3 विषय के तमाम जानकार जाने माने आर्किटेक्ट मुंबई शहर के हमारे महाराष्ट्र के निखिल दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आज के हमारे कीनोट स्पीकर हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और साथ ही दोस्तों आज जैसा कि शिवाजी जयंती है, तो महाराष्ट्र के आराध्य देव और देश के एक ऐसे कर्मठ योद्धा रहे हमारे वीरता और साहस की मूर्ति भारत के बहादुर पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान देशभक्त और कुशल प्रशासक थे। उनके लिए महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और तमाम आप पार्टिसिपेट की तरफ से सत सत वंदन करते हुए मैं यही कहूंगा, जो धर्म सत्य और श्रेष्ठता, जो धर्म सत्य श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, जो धर्म सत्य श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है, उसका आदर समस्त संसार करता है, वह है शिवाजी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इस लाइन के साथ में उनका वंदन करते हुए आज शिवाजी जयंती है, शिव जयंती है, तो आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। और सबसे पहले मैं हमारे जो महासेवा के चेयरमैन है रमेश प्रभु जी, उनको इनवाइट करूंगा वेलकम के लिए। निखिल दीक्षित साहब और तमाम जो पार्टिसिपेट है उनका स्वागत करें। प्रभु सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको वंस अगेन स्वागत करता हूं। और आज के कीनोट स्पीकर निखिल दीक्षित और उनके साथ सहयोगी संदीप कानगुटकर आपको जो विलेपार्ला, स्पेशली विलेपार्ला, खार और सांताक्रूज, इस एरिया में जो फनल जोन में जो हाउसिंग सोसाइटी का दिक्कतें हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर, एज यू आर अवेयर, we have more than 30,000 housing societies who are registered in Mumbai. They have been writing a letters to us कि when the problems of CRZ will be resolved, when the panel zones issues will be resolved, what is the options available to us? क्योंकि जब डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन 2034 जब ड्राफ्टिंग आया था, उसमें एक ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि देयर विल बी सम इंसेंटिव एफएसआई will be given to these people या इन द फॉर्म ऑफ टीडीआर, जो टीडीआर वो बेच के कुछ ना कुछ कर पाएंगे। बट क्या वो प्रावधान आया है? ऐसे लोग कैसे रीडेवलपमेंट कर पाएंगे? यदि रीडेवलपमेंट करना है तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना है? क्योंकि हमें ऐसे भी पता चला है कि बहुत सारा डेवलपर्स ऐसे फनल जोन में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी उनके साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, ये बताते हुए कि जो हाइट रिस्ट्रिक्शन है वो हम निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप अभी एग्रीमेंट कर दीजिए। ताकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सोसाइटी में जब तक क्लैरिटी नहीं आता, हाइट रिस्ट्रिक्शन का वगैरह क्लैरिटी नहीं आता है या जो नया प्लान नहीं आता है, तब तक कोई भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करना मुझे लगता है वो बहुत धोखादायक होगा। तो ये किस तरह से धोखादायक है, इसमें क्या क्या इश्यूज है, ये सब हमारा नामचीन आर्किटेक्ट जो निखिल दीक्षित जी है उनसे हम सुनेंगे। और ये बताते हुए कि मैं आपको अभी आर्किटेक्ट, नामचीन आर्किटेक्ट जो माडा का लेआउट का भी आर्किटेक्ट है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करके काम कर रहे हैं, बहुत सारा प्रोजेक्ट के ऊपर उनका कामकाज अच्छा है। उनका डैडी भी, पिताजी भी ये आर्किटेक्ट का व्यवसाय करते थे। तो ये जो पूरा खानदान जो आर्किटेक्ट का व्यवसाय कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके अच्छा और कोई नहीं दे पाएंगे। और अलग अलग गवर्नमेंट के साथ भी इनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ये पनेल जोन को लेकर बहुत अच्छा मुहिम भी ये निखिल दीक्षित ने छेड़ा है। तो ये प्रेजेंटेशन भी हमको देंगे, इसमें क्या क्या दिक्कतें आते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। निखिल जी, यू कैन स्पीक इन हिंदी, मराठी, इंग्लिश, व्हाटएवर लैंग्वेज कंफर्टेबल टू यू. We use all the 3 languages because we are in Cosmopolitan. So with this, thank you very much. Yes sir, प्रभू सर. स्वागत करतो आणि आपला विनंती करतो की आपला प्रेझेंटेशननी हे सुरुवात करायला हरकत नाही. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रभु सर. मैं आज हमारे कीनोट स्पीकर, जैसा कि उनको विषय बताया, उनकी दूसरी पीढ़ी है और काफी अनुभव है उनके पिताजी के साथ में, तो बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ मैं उनका स्वागत करूंगा कि निखिल दीक्षित साहब की आपने जो मेहनत की, आपके पिताजी ने की है कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते।
जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। हम तमाम लोगों के, मुंबई वासियों के जो फनल जोन में आते हैं, उनकी रीडेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी, उनके सपने पूरे हो, ऐसी लाइन के साथ आपका मैं स्वागत करता हूँ। प्लीज वेलकम निखिल दीक्षित साहब। Thank you, यस सर, Sunil ओवर ji. टू। Thank you very much, Sunil ji. Thank you very much to Sunil ji and प्रभु साहब. Really ये सब्जेक्ट के ऊपर जो हम आज बात कर रहे हैं वो पार्ला, सांता क्रूज, बैंड्रा, कुर्ला, बहुत सारी सोसाइटीज है कि जो सोसाइटीज को एक्चुअली दे आर जस्ट रीडेवलपमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि ये जो इशू है, हाइट का इशू है, वो इतना ज्यादा इसमें अफेक्टेड है कि बिल्डिंग करीबन मेरे हिसाब से 80% से ज्यादा बिल्डिंग आज की तारीख में डिलेबर्ड कंडीशन में है. बिल्डिंग रिपेयरेबल हो ही नहीं सकती. ऐसे भी बहुत सारे सोसाइटीज है कि जब ये कॉरपोरेशन और एविएशन ने इसके ऊपर सर्वे किया, तभी जीवीके ने है जो बिल्डिंग 60-60 साल से बनी हुई है उनको भी ऊपर के टैंक तोड़ने को बोले, ऊपर के फ्लोर तोड़ने को बोले. तो ये रियली अनफॉर्चुनेट है कि आज की तारीख में जब भी हम वी आर हेडिंग टुवर्ड द रीडेवलपमेंट का न्यू एरा, और आज की तारीख में ये न्यू डेवलपमेंट का न्यू एरा हम ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, और उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए. और उसके अंदर बहुत सारे हमारे दोस्त लोग हैं जो पार्ला में तो ये बहुत क्रूशल पॉइंट है और डिस्कशन का हमेशा रहा हुआ पॉइंट है. मेरे खुद का ऑफिस भी वो एरिया में आती है, और हम लोगों ने, सारे लोगों ने, यहाँ के जो रेसिडेंट है, यहाँ के टेक्निकल छोड़े साहब है, बर्वे साहब है, इन लोगों ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देके ये एक्सरसाइज हमने किए थे और बार बार गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किए थे. तो कंक्लूजन क्या हुआ उसके बारे में मैं बोलूंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा एक 4-5 स्लाइड का पहले हम जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको एक प्लान के थ्रू या एक छोटे पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाऊं. तो मैं एक शेयर कर रहा हूं आपसे. सर प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है? यस यस सर, यस सर, यस सर, गुड. सो बेसिकली वी नो मुंबई इज द ओनली सिटी कि जहां पे आप देखोगे तो रनवे या एयरपोर्ट सिटी के सेंटर में, और सिटी के सेंटर में है, और वो सिटी के सेंटर में बहुत पहले से है, लेकिन वो टाइम पे दिक्कतें नहीं थी क्योंकि डेवलपमेंट हो गई थी या लोगों ने वो कैरेक्टरिस्टिक में डेवलपमेंट की थी. ज्यादा करके आप देखोगे तो विले पार्ले ईस्ट का एरिया, सांता क्रूज ईस्ट का एरिया, सांता क्रूज वेस्ट का एरिया और अंधेरी वेस्ट का एरिया इसमें ज्यादा करके अफेक्टेड हो रहा है. वैसे ही आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो एन वार्ड, एल वार्ड, ये भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है. और एच वेस्ट में भी बहुत सारे इश्यूज है क्योंकि वहां पे पोटेंशियल दिया गया है लेकिन हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे. तो बेसिकली ये सारी चीजों को सामने रख के एच और एच वेस्ट का जो पार्ट है वो स्पेसिफिकली अफेक्ट हुआ है आपका पवनंस के एयरपोर्ट के वजह से, क्योंकि पवनंस में भी एक एयरपोर्ट है और उसका भी अफेक्शन बहुत ज्यादा है. तो आज की तारीख में इफ वी आर लुकिंग एट अ दैट एंगल की रीडेवलपमेंट है और पोटेंशियल एक्सप्लोर करके नई लाइफस्टाइल, नई बिल्डिंग है और आज डिलेबर्ड कंडीशन है तो रिपेयरेबल नहीं है करके हमको डेवलप करनी है, तो सबसे बड़े हर्डल आज की तारीख में हमारे है कि इंटरनल हमारे सेंटर ऑफ मुंबई में जो एयरपोर्ट्स है वो एयरपोर्ट्स आर अफेक्टिंग लॉट्स ऑफ. ये पर्टिकुलर प्लान आप देखोगे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अपने को दिया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी का जोन प्लान है. इसमें जो इतना रेड कलर का एरिया दिख रहा है वो सारे सेंसिटिव जोन है और उसके अंदर हमको हाइट एकदम रिस्ट्रिक्ट है. जैसे जैसे आप जाके देखोगे तो वो फनेल जोन के लिए स्पेसिफिक ज्यादा करके दी हुई है, और उसमें अभी नया एयरपोर्ट आप देखोगे तो ये नए एयरपोर्ट भी आए हैं जो न्यू बॉम्बे में अपना एयरपोर्ट बन रहा है, वो भी अफेक्ट उसको कर रहा है. तो खाली फनेल के अंदर ही नहीं तो फनेल के बाहर होके भी ये जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे सर्कल में भी अफेक्शन बिल्डिंग्स को है. आज की तारीख में अपने को रीडेवलपमेंट में 80% आर्किटेक्ट पहला क्या देखते हैं कि बिल्डिंग का हाइट अलाउ होगा तो ही एफएसआई कंज्यूम होगा, क्योंकि 1991 से 2034 के डीसीपीआर में जाते हुए
सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, तो सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन एफएसआई में दिए हुए हैं, अलग अलग डीसीआर ज्वाइन करने की परमिशन दी हुई है, और एफएसआई कैसा बढ़ेगा और वायबिलिटी प्रोजेक्ट में कैसे आएगी और उनको उससे रेवेन्यू कैसा मिलेगा, ये हिसाब से ज्यादा करके गया हुआ। लेकिन ये सारे इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। तो आज वैसे देखा जाए तो हमारी करीबन मुंबई में अराउंड 45% एरिया ऐसा है कि जिसके ऊपर मेजर अफेक्शन हमारे एयरपोर्ट्स के ही है, कि डीसीआर ने बना दिया, एफएसआई तो दे दिया, एफएसआई देने के बाद में हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते तो कुछ फायदा नहीं है, तो वो मैथमेटिक्स सब वहां पे कोलैप्स हो जाती है। आप देखने के वक्त मेजर जो एरियाज है जो अफेक्टेड है, वो अफेक्टेड ऐसे है कि पार्ला ईस्ट जैसा एरिया है, उसमें भी आप देखोगे तो पार्ला ईस्ट, सांता क्रूज ईस्ट में ऐसे सर्कल ओरिएंटेड एरिया कि जो एकदम छोटा सर्कल है वहां पे है, वो हाइट भी वापस मिलना मुश्किल हो रहा है, ऐसी सिचुएशन है। वैसे ही आप सिमिलर कुर्ला साइड जाओगे तो भी यही प्रॉब्लम है। दूसरी चीज अनफॉर्चुनेटली ये हुई है कि इनके नॉर्म्स में चेंज होने के कारण पहले किसी को आपको हाइट मिली होगी 48 मीटर की, तो वही हाइट 48 मीटर की हाइट दूसरे बाजू वाले बिल्डिंग को 42 करके मिली है। और ऐसे भी काफी एग्जांपल्स हमारे पास है बॉम्बे में कि जहां पे हाइट बाजू के बिल्डिंग को और मेरे बिल्डिंग को एक ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी हुए हाइट में भी फर्क है। अभी इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारे सोसाइटीज मतलब कोर्ट में भी गई है, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर आंसर मांगे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसको आज तक कोई भी एक भी प्रेसिडेंट केस नहीं है कि जिनको कोर्ट ने या किसी दूसरे अथॉरिटी ने उसको रिलैक्सेशन किया है। अभी ये लाइन वर्किंग करने के बाद हम लोग को समझता है कि हार्डली मुंबई पार्ला में आपका सबब का एरिया आप देखोगे तो विच इज अ मेजरली अफेक्टेड ऑफ द मध्य मुंबई जो हम बोलते हैं सेंट्रल मुंबई की टेंटेटिव बोरे, यहाँ से अपना सांता क्रूज से लेके जोगेश्वरी तक का एरिया जो है वो पूरा का पूरा मेजरली अफेक्टेड है। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जैसे इस कुछ एरिया में एफएसआई है वो यूज नहीं कर पा रहे, दूसरे कुछ एरिया में एफएसआई मेजर जैसे माडा के लेआउट से सांता क्रूज में माडा का लेआउट है, वैसे एरियाज में एफएसआई है लेकिन रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी रीडेवलपमेंट ऐसी है उसमें अटकी। तीन चीजों को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले रीडेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक ट्रेंड रहा है कि रीडेवलपमेंट ये फ्री होनी चाहिए, क्योंकि एडिशनल एफएसआई को एक्सप्लोर करके 99% रीडेवलपमेंट प्रोसेस में रीडेवलपमेंट में लोग जो उनका पोटेंशियल होता है वही डेवलपर के साथ शेयर करते हैं, और डेवलपर के साथ शेयर किया हुआ वही पोटेंशियल वो हम खुद का बेनिफिट या उनका खुद का नया घर बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमको मालूम है कि 3 से 4 टर्मिनोलॉजीज है, जैसे हमको और टेम्पररी एकोमोडेशन का रेट बेयर करना पड़ता है जो डेवलपर बेयर करता है। सेकेंड थिंग, नई बिल्डिंग बनने के बाद जिसका मेंटेनेंस बढ़ने वाला है, दैट मेंटेनेंस इज ऑल्सो टेकन केयर बाय डेवलपर, तो उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जिसमें हम लोगों को एडिशनल कारपेट एरिया दी गई। अभी एडिशनल कारपेट एरिया का टर्मिनोलॉजी ये है कि जो भी पोटेंशियल बड़ा है उसमें से पोटेंशियल में से डेवलपर को हम लोग जब भी हमारा डेवलपमेंट राइट शेयर करते हैं और वो उसका डेवलपमेंट करके मेजरली मार्केट में सेल एरिया बेचता है, वो टाइम पे जो भी पोटेंशियल होता है उसमें से कुछ पोटेंशियल हमसे शेयर करता है और बाकी का वो बेच के रिकवर करता है पैसे। 2034 में और 2012 6 जनवरी 2012 के बाद में आपको सबको मालूम होगा कि फंजिबल एरिया करके एरिया दिया गया, which is a additional built up area offered by corporation under DCR provisions। उसमें से 35% ऑफ एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया, आज मेरा समझे 300 स्क्वायर फुट का घर है तो 300 स्क्वायर फुट के घर वालों को 105 35% ऑफ 300 105 स्क्वायर फुट का फंजिबल एरिया फ्री में मिलता है। और जब भी कोई भी एरिया फ्री में मिलता है इसका मतलब यह है कि वो डिजर्वेबल राइट हो जाता है।
मेरा डेवलपर वो एरिया बेच नहीं सकता, वो मुझे ही देना पड़ता है और वो हमको मिलना चाहिए। अभी ये जो स्पेसिफिक एविएशन अफेक्टेड जोन्स है, इसमें अनफॉर्चुनेटली जो मेरा डिजर्वेबल राइट है 35%, वो भी मैं खुद कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनफेयर है हमारे लिए कि मैं आज की तारीख में गवर्नमेंट ने जो सारे बॉम्बे को 35% एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया का जो 35% एडिशनल एरिया फंजिबल ऑफर किया है और वो डिजर्वेबल राइट है, क्योंकि जो मैं कंज्यूम नहीं करूंगा तो वो एबेंस में चला जाएगा, डेवलपर को नहीं मिलेगा। इसका मतलब वो पर्टिकुलर एरिया ये मेरा डिजर्वेबल राइट हो गया और वो डिजर्वेबल राइट भी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूं। तो बहुत सारा स्टडी करने के बाद में हमको ऐसे समझा कि एविएशन जोन के फनेल में भी बहुत सारी कैटेगरी आ रही है। फॉर एग्जांपल, वहां से जो फर्स्ट रिंग आती है उसमें आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के बाद में ज्यादा एरिया जो है वो भी कंज्यूम करने की मारामार हो रही है। उसके बाद की जो सेकंड रिंग आती है उसमें बेसिक एफएसआई प्लस कुछ 35% या उससे ज्यादा थोड़ा एफएसआई कंज्यूम हो पा रहा है, लेकिन आपको फुल फ्लेज एफएसआई कंज्यूम, पोटेंशियल एफएसआई कंज्यूम नहीं कर पा रहे। उसके बाद की रिंग ऐसी है कि वो रिंग में आपको सर्कल में ऐसा दिख रहा है कि उसमें कुछ बिल्डिंगें फिजिबिलिटी में बैठी है, लेकिन जो बिल्डिंग ने एडिशनल एफएसआई कंज्यूम किया है और एडिशनल एफएसआई कंज्यूम करने के बाद दे कैन नॉट डेवलप, क्योंकि उनका एडिशनल एफएसआई ये नॉर्मल पोटेंशियल से ज्यादा कंज्यूम है। तो वो नॉर्मल पोटेंशियल से ज्यादा कंज्यूम होने वाला जो बिल्डिंग्स है वहां पे वापस ये दिक्कत आ रही है कि उनको मिनिमम 35% या जो सेल मिलके जो भी मिल सकता है वो भी नहीं मिल रहा है। मतलब जो फर्स्ट रिंग में इशू आ रहा है वो थर्ड रिंग में भी आ रहा है, वो सेकंड रिंग में भी आ रहा है। तो दिस इज अ कॉमन कॉमन क्वेश्चन एंड अ कॉमन प्रॉब्लम कि जो कॉमन प्रॉब्लम है और वो कॉमन प्रॉब्लम अपने को हाईलाइट करना था। हम लोगों ने स्टडी करने के बाद इस सब को करीबन हमने 30 से 40 हमारे पार्ला में हमने एक टेक्निकल ग्रुप बनाया था और वो टेक्निकल ग्रुप वालों ने 30 से 40 केस स्टडीज बनाए और अलग अलग सॉल्यूशन के ऊपर हमने सोचना चालू किया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कि कैसे इसको टच कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो 67 में एफएसआई था वो बढ़ के 91 में बढ़ गया, 91 का एफएसआई 2034 में और बढ़ गया। और ये सारी चीजों को सामने रखते हुए आज मेरा प्रपोजल जो नॉर्मल प्रपोजल से लिक्विडेटिव प्रपोजल होना चाहिए, मैं तो आज भी एक एफएसआई के यहाँ पे नीचे ही 67 में मेरा जो पोटेंशियल था उधर ही अटका पड़ा। तो आज ये जो इतना बड़ा हिट हम ले रहे हैं कि जो बाकी लोग नहीं ले रहे हैं और हमको लेना पड़ रहा है, वो पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमको कुछ ना कुछ कंक्लूड करना पड़ेगा। ये हिसाब से हमने एक वर्किंग उन्होंने किया था कि बाबा मेरे को आज वर्किंग ये लाइन के ऊपर हमने टेक्निकल टीम ने वर्किंग किया था कि कल मुझे इसको इवेल्युएट करना है, तो कहाँ ना कहाँ से मुझे मेरा एफएसआई का जो खर्चा है या मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है या मैंने गवर्नमेंट को कुछ प्रीमियम्स दिए हुए, वो प्रीमियम्स भरे हुए जो कॉस्ट है मेरी, वो कॉस्ट कैसे रिकवर हो। तो दैट वाज अ बेसिक बेस लाइन टू वर्क आउट द डिफरेंट फॉर्मूलाज टू रिप्रेजेंट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे हमने जो वर्किंग किया उसमें कंक्लूजन हमने ये सजेशन किया था। आपको मालूम है कि 2034 में ऐसे बहुत सारे डीसीपीआर डेवलप किए गए हैं कि जिसमें बहुत सारे कंडोनेशंस है, जिसमें बहुत सारा इंसेंटिव एफएसआई दिया हुआ है। और हमने वो टाइम पे ये लाइन के ऊपर हमने डिमांड की थी कि कल जाके समझो ये रीडेवलपमेंट में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये रीडेवलपमेंट में आगे बढ़ते समय हमको जो नॉर्मल प्राइवेट प्लॉट के डेवलपमेंट डीसीआर 30A, जो नॉर्मल कोई भी प्राइवेट प्लॉट का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कन्वेंस होने वाला प्लॉट है, उसको जो नॉर्मल डीसीआर 30A टीडीआर लो, गवर्नमेंट का एफएसआई लो, उसके ऊपर फंजिबल मिलेगा वो आप प्रीमियम भरो और एफएसआई एक्सप्लोर करो। ये जो फॉर्मूले से हमको हटाओ, ये हार्डशिप ओरिएंटेड पॉलिसी हमारे लिए बनाओ और हमको डीसीआर 33 में इनकॉर्पोरेट करो। आपको मैं बोलना चाहूंगा कि डीसीपीआर 2034 और 33 1991 में दोनों में डीसीआर 33 ये ऐसा है कि जिसमें स्लम रीडेवलपमेंट होते हैं,
जिसमें टेनेंटेड बिल्डिंग डेवलप होती है, जिसमें माड़ा की बिल्डिंगें डेवलप होती है। तो हार्डशिप ओरिएंटेड डीसीपीआर है कि जिसके अंदर अलग अलग क्लॉजेस है। और आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि जिन्होंने आज इंसेंटिफाई उनको किया गया। तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि बेसिकली सबसे पहले हमको इंसेंटिफाई देने वाले कोई ना कोई पॉलिसी में आप इनकॉर्पोरेट करो। हमको जब भी आप इनकॉर्पोरेट करते हो या वो डीसीआर में हमको लाते हो तो बहुत सारी चीजें हमारी बेसिक लाइन पे इजी हो जाती है। जैसे हमको कंडोनेशन और कंसेशन एक्स्ट्रा मिलते हैं, हमको कुछ ना कुछ प्रपोजल्स जो हम वर्किंग कर रहे हैं, दैट वर्किंग किए हुए प्रपोजल्स कैन बी वर्कआउट ऑन द डिफरेंट लाइन एंड आवर पॉसिबिलिटीज टू डेवलपमेंट विल इंक्रीज। सेकेंड थिंग, जो एफएसआई हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं उसका पोटेंशियल में वर्किंग करो। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया था, हम टेक्निकली मैं बताते जाऊंगा तो बहुत वास्ट हो जाएगा, मैं आपको जिस पे आता हूं उसके। बेसिकली हमको आप बेसिक एफएसआई आप अलाउ करो, और वो बेसिक एफएसआई इंसेंटिफाई करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया था कि वो बेसिक एफएसआई कैसे होना चाहिए। तो जितना सोसाइटी ने एग्जिस्टिंग एफएसआई कंज्यूम किया है उससे वो हायर एफएसआई होना चाहिए। और हम उसमें ये भी बोल रहे थे कि जो बिल्डिंग आज डेवलपमेंट करने के बाद में डेवलपर बेच नहीं सकता, ऐसे बिल्डिंग को खाली एग्जिस्टिंग मेंबर को ही वापस रीडेवलपमेंट करने के लिए आप अलाउ करो। वो जो रीडेवलपमेंट हो रहे हैं वो बिल्डिंग को उनका मिनिमम जो अलग अलग डीसीआर में फ्री एफएसआई या इंसेंटिफाई एफएसआई दिया है वो यूज करने की परमिशन दो। जैसे फ्री फंजिबल एरिया है, कुछ डीसीआर में 15% एडिशनल एफएसआई भी फ्री में दिया गया है। और वो सारे डेवलपमेंट आज अपने बाजू की, जिसको हमारे बाजू के गली में एक बिल्डिंग है और उसको कोई हाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो बिल्डिंग को जो जो चीज फ्री मिल सकता है वो सारी चीजें हमको फ्री में वापरने का परमिशन दिया जाए। और उसके बाद में जो भी बिल्डिंग हम कंज्यूम कर पाएंगे उसके लेवल तक, वो मैक्सिमम टॉप लेवल तक हम जितने भी एफएसआई कंज्यूम कर पाएंगे, वो एफएसआई के बाद में ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाया जाए। हमने बहुत सारे फॉर्मूले और बहुत सारे वर्किंग हमने उनको सबमिट किए थे, लेकिन ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए कि जिसके वजह से कुछ एफएसआई या टीडीआर जनरेट हो और वो टीडीआर हम मार्केट में बेच के हमारा रिकवरी कर सके। सेकेंड थिंग, वो टीडीआर का रेट भी गवर्नमेंट डिफाइन करेगी, क्योंकि आज की तारीख में स्लम टीडीआर का और ओपन मार्केट नॉर्मल टीडीआर का रेट गवर्नमेंट ने कंफर्म किया हुआ है। तो वैसे वो एट पर वो हायर स्लम टीडीआर का रेट हमको उसका मिले, और जिसके वजह से हमको कोई प्रॉफिट कमाना हमारा इंटेंशन है नहीं। इसमें हमने ये रिप्रेजेंट किया था कि बाबा प्रॉफिट कमाना नहीं, हमको हमारी बिल्डिंग रीडेवलप करके हमारे खर्चे जो हुए हैं वो हमको रिकवर करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इस बेसिक रिक्वायरमेंट हमको अचीव होनी चाहिए। और ऑन दैट बेसिस वी हैव रिप्रेजेंटेड दिस कि, और हमको अपॉर्चुनिटी मिली, हम गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर सके। कुछ एक अधिवेशन में इसके ऊपर जब डीसीपीआर 2018 में जब डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में ये डिक्लेरेशन होने के बाद में एक हाउस के एक मीटिंग में एक हाउस में एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रिविलिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने वो टाइम पे ही वाज डिक्लेयर्ड कि these are requirements or these are representations are well taken and we will try to create a policy on that. Simultaneously we are requesting for a many concessions. उसके लिए हमने कॉर्पोरेशन की एक कमिटी बनाएगी, कॉर्पोरेशन के कमिटी में भी ये हमारा रिप्रेजेंटेशन गया। ये सारा रिप्रेजेंटेशन और वो होने के बाद जब भी हम रिप्रेजेंट करें, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये सारी चीजें अटक गई। जहां तहां हो गई थी कि यूजुअली गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में ब्यूरोक्रेसी भी चेंज होती है, और ब्यूरोक्रेसी चेंज हो गई तो वो सब्जेक्ट वापस जीरो पे आ गए। तो आज की सिचुएशन ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे पास सेल्फ रीडेवलपमेंट का ऑप्शन ओपन है, हमारे पास बिल्डर अपॉइंटमेंट करके बिल्डर को हम बोल सकते थे कि भैया हमारा टीडीआर है, तो कोई ऐसे बिल्डर जिनको टीडीआर मार्केट में खरीदना है या लेना है वो हमारे प्रोजेक्ट करके हमारा टीडीआर जनरेट कर सकते थे। तो ये सारी सारी चीजें वापस लिंगरिंग रह गई और आज हम ये स्टेज पे अटके पड़े।
तो मेरे हिसाब से आज की अपॉर्चुनिटी है, रमेश जी से या सुनील जी से मैं ये बात करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, लोगों ने बहुत सारे इसके एफर्ट्स लिए हुए हैं, बहुत सारी टेक्निकल टीमों ने अपना बहुत सारा टाइम इसके ऊपर लगाया हुआ है, और ये सब होने के बाद में आज है उधर ही है हम। आज हर पार्ला में ये सब बिल्डिंग, मुझे मालूम है कि जिस दिन मई महीना खलास होने आता है और जून महीना आता है, तभी दिस गाइज आर जस्ट अंडर स्केयरिंग। आप आके देखोगे तो 80% बिल्डिंग के ऊपर शेड लगती है और प्लास्टिक डाले होते हैं। ये ऐसे सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और दिस इज द रियल थिंग कि यू हैव अ वेरी गुड ऑनरेबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज यू कैन एक्सेस टू गवर्नमेंट। तो इसको एक वॉइस करके एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ऊपर तक लेके जाना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसे लगता है कि आज हम लोग ये 2021 में बोल रहे हैं, लेकिन रियली दिस इज डिफिकल्ट टू स्टे विद दिस सिचुएशन इन सच बिल्डिंग्स। आप माड़ा की बिल्डिंग है, आप एक एक देखोगे कुर्ला वगैरह साइड की, तो मेरे हिसाब से कैसे लोग रहते हैं वो मुझे नहीं समझता, क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकली नेहरू नगर में वगैरह कि जो बिल्डिंगें रीडेवलप नहीं हो सकती है, या विनोबा भावे नगर करके माड़ा का लेआउट है, वहां पे बिल्डिंगें रीडेवलप नहीं हो सकती तो भी लोग रह रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग को कोई डेवलपर आता नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है उनके पास डेवलपमेंट करने के लिए। और बेसिकली ये सिचुएशन में जैसे वही बाजू की बिल्डिंग समझो पुलिस की है या रेलवे को दी हुई प्रॉपर्टी है, माड़ा ने उनको रहते तो उन्होंने उनके क्वार्टर्स गिरा दिए अनसेफ है करके, और जहां पे वो खरीदे हुए जो बेचारे लोग रह रहे हैं, वो लोगों को आज कोई एक्सेस करने को नहीं है, और वो लोग ऐसे सिचुएशन में जाके अटके पड़े हैं कि उनको आगे नहीं बढ़ना है, उनको रिपेयर करने के लिए फंड नहीं है, रिपेयरेबल है ही नहीं बिल्डिंग, बिल्डिंग गिरा के वापस बांधने के लिए किसी की हैसियत नहीं है। तो कहां से ये ऐसे सिचुएशन के लिए आए? हम लोग ने इसको एक ट्राई किया था, जब भी हमने ये रिप्रेजेंट किया था तभी हमने ये नहीं बोला था कि बाबा आप खाली ये एविएशन जोन को पकड़ के चलो। देर आर सर्टनली इन मुंबई देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस, जैसे सीओडी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, जैसे नेवी का इंस्टॉलेशन है, आपको मालूम होगा अंधेरी वेस्ट में जू के नजदीक लिंक रोड के ऊपर वो इंस्टॉलेशन है, तो दे आर नॉट गेटिंग एग्जिस्टिंग हाइट्स ऑल्सो, 17 और 16 और 17 मीटर के ऊपर हाइट नहीं मिल सकती। तो ऑल दीज प्रोजेक्ट्स आर, नेपेंसी रोड आप चले जाओगे तो हैंगिंग गार्डन का व्यूइंग जोन है, जैसे व्यूइंग फनेल बोलते हैं, तो व्यूइंग फनेल है कि जो बिल्डिंग को छज्जा भी बढ़ाने के या पैरापेट बांधने को परमिशन नहीं है। तो ऑल दीज बिल्डिंग्स आर कमिंग एंड ए नंबर ऑफ हार्डशिप्स आर देयर विच इज अ सिमिलर जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइट। तो हमने इसको सोशलाइज करने के लिए रिप्रेजेंट करते समय ये भी हमने डाला था कि बाबा आज सिचुएशन ऐसे है कि कैटेगरी आप डिसाइड करो कि हाइट ना बढ़ने वाली कैटेगरी। आपको लगता है कि एविएशन जोन में क्या है, ज्यादा से ज्यादा 100 बिल्डिंगें रहेगी, तो 100 लोगों के लिए आप करना नहीं चाहते हो, तो आप इसको जनरलाइज करो, उसको सोशलाइज करो, और आप 1000 बिल्डिंग कैसे होगी, तो ये 5 और भी कैटेगरी की जिसमें बिल्डिंग को हाइट नहीं मिल सकती, तो यू कैन गो अहेड विद दैट रिप्रेजेंटेशन। ये हमने गवर्नमेंट को बोला था कि ये ऐसे आपको सोशलाइज लेवल पे देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट कल इसको इंटरटेन करती है तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये सोशलाइज जो जो रिडेवलपमेंट नहीं हो सकती वो सारी बिल्डिंगें इसके अंदर आएगी। उसके लिए आप वैसे नॉर्म्स फिट करो, वो नॉर्म सारे लोगों को एप्लीकेबल होते हैं नहीं होते हैं वो चेक करो। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ये दिस इज अ हेल्ड अप नाउ, and we cannot get a further action on this particular thing। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वेबिनार के को सामने रखते हुए आज मैं लोगों के साथ में ये शेयर किया हूँ, मैंने रमेश जी के साथ में शेयर किया हूँ, अनिल जी के साथ में शेयर किया हूँ, तो मेरे सुनील जी के साथ में शेयर किया हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे को लगता है कि एक बार वापस रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक प्लेटफॉर्म पे आगे लेके जाना चाहिए। और क्योंकि ये सारी चीजें आज नहीं होगी तो आज हम 2021 में है, जो 2014 में
डीसीआर बनने वाला था वो बनते बनते 2019 आ गया है, 6 साल तो ऐसे ही चले गए हैं। और इसके बाद में और अगले 24 साल कोई नया रूल आने वाला नहीं है। तो आज ईपी डिक्लेयर हुआ नहीं है, आज भी डीपी और डीसीआर के ऊपर करेक्शंस चल रहे हैं और आज भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। आज की दिस इज एक्चुअली अप्रोप्रिएट एंड ओनली टाइम where we can explore this opportunity to correct or grab this particular opportunity to rectify DCR and include our hardship and create our own right on this particular DCR. तो मुझे लगता है कि एक बार इसको टर्न आउट करके एक रिप्रेजेंटेशन मोड में लेके जाना चाहिए। आज गवर्नमेंट कैसे लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी कैसे लेवल पे इसको समझती है, वो एक बार हमको अपॉर्चुनिटी। सेकेंड थिंग, हमने वो टाइम पे क्लियर कट रिक्वेस्ट की थी ये चीज की कि एज अ लॉ करके ये आना चाहिए, जिसके अंडर MRTP 37(1) AA के अंडर इसको आप पब्लिश करो, जो भी आएगा वो। इसका रीजन है, गवर्नमेंट MRTP में दो प्रोविजन है, 37(1) AA जो सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए आती है और दूसरी डायरेक्ट 154 के नोटिस के अंडर ऑडियंस डिक्लेयर होता है। हमको कोई भी चीज 154 के अंडर नहीं चाहिए, हमको प्रॉपर 37(1) AA करके सजेशन ऑब्जेक्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया हुआ डिसीजन आज हम सजेशन ऑब्जेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको फाइनल करने के पहले हमारे सेल्स बोल सकते हैं। कल समझो गवर्नमेंट ने 154 के अंडर कैसे कोई रूल लेके आए ऐसे बिल्डिंग्स के लिए, और कोई कारण से उसमें से समझो 50% बिल्डिंग उसमें वायबल नहीं है, तो हम पूरा डिले हो जाएंगे और 50% बिल्डिंग कभी रिडेवलपमेंट नहीं हो। तो आज मुझे ये समझना है और आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू रिप्रेजेंट दिस वे कि प्रॉपर सजेशन ऑब्जेक्शन, और हमारे 6 महीने जाएंगे चलेगा, 4 महीना उसके प्रोसेस में जाएगा चलेगा, लेकिन सजेशन ऑब्जेक्शन आना चाहिए। हमको प्रॉपर सजेशन ऑब्जेक्शन और हियरिंग मिलना चाहिए उसके ऊपर, और उसके बाद में ही ये रूल मिले, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो MRTP अंडर 37(1) AA ही आए और बाद में सजेशन ऑब्जेक्शन हियरिंग के बाद में वो रूल करेक्टेड फॉर्म में परफेक्टली डिक्लेयर हुए। तो मेरे हिसाब से मैं ये चीज के ऊपर जो डिस्कशन किया हूँ, मेरे हिसाब से मैं उसके ऊपर रमेश जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, या संदीप आर्किटेक्ट संदीप जी है तो वो भी उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट डाले। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स व्हाट आई हैव इन माइंड कि बहुत सारी चीजों को हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे कंसेशंस मांग रहे हैं, बेनिफिट ऑफ TDR सेल का हमको अपॉर्चुनिटी दो, कैटेगरिकली डिसाइड करो कि कौन से प्रपोजल इसमें आ रहे हैं तो उसका मिसयूज भी ना हो कोई भी, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी रूल देने के पहले सोचता है कि उसका मिसयूज कैसे होगा। तो मिसयूज हम नहीं चाहते कि कोई मिसयूज उसका होए, लेकिन you have to come up with the some solution which is the resolvable for all। वो सॉल्यूशन होना चाहिए, वो वापस नया हेडेक नहीं होना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। और आई आस्क सुनील जी आप इसके ऊपर रमेश जी या किसी को। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू वेरी मच निखिल दीक्षित साहब, आज हमारे इस विषय को उठाए है। और 1 मार्च को हमारा महाराष्ट्र का सरकार का, ठाकरे सरकार का बजट सत्र भी शुरू होगा, तो उस विषय को, इस विषय में अपन चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जो आमदार है खासदार है उनके थ्रू। प्रभु सर प्लीज वेलकम, इस विषय को आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप इस पर कुछ बोलें। संदीप जी, मी तुम्हाला काय म्हणतो की ऍक्च्युअली काय अडचण आपला विदर्भ पार्ला एरियामध्ये येतो, तर काय अडचण येतोय, कॅन यू जस्ट हायलाइट सम इफेक्ट्स? Of course, Nikhil ji has rightly pointed out what are the issues and how we can represent to the government and what representation and how he has been doing it. You can highlight for 2-3 minutes and then we'll take the question answer. First, I want to thanks Architect Nikhil Dixit for very nicely representing the scenario what we are facing in the funnel zone, and a very nice solution he has also derived, and वो जो उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है उसको ही हम अगर आगे
गवर्नमेंट तक लेके जाने में सफल होते तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द इश्यूज विल बी रिजॉल्व। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और जो बेसिक अभी जो क्वेश्चन है हर सोसाइटी के सामने कि जो उनको पूरा का पूरा जो प्लॉट पोटेंशियल एफएसआई जो है यूज करने को नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से उनका प्रपोजल वायबल नहीं हो रहा है। आज हम देखते हैं कि जो अनऑथराइज झोपड़ा बना रहा है उसको भी गवर्नमेंट फ्री में घर दे रही है, लेकिन जो जिन्होंने ऑफिशियली सब गवर्नमेंट का पेमेंट करके जो फ्लैट लिया है उनको हम उनकी डेवलपमेंट करने में कुछ मदद नहीं कर रहे। तो उसके लिए जो पॉलिसी जो आनी चाहिए, जो निखिल दीक्षित ने एक्सप्लेन की, वेरी वंडरफुल पॉलिसी। सो वी कैन डेफिनेटली वी हैव टू ट्राई टू रीच टू द गवर्नमेंट and explain the things very precisely so that we can resolve the issue। तो जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे 6 मीटर के रोड के ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्रॉम 6 मीटर टू 9 मीटर करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, जैसे फनल जोन में है, जैसे और कुछ दिक्कत है। तो उसके लिए जो उनका फॉर्मूला है कि कैसे उनको टीडीआर जनरेट हो जाए और वो टीडीआर की कॉस्ट के रिकवरी से उनका प्रोजेक्ट वायबल हो जाए। तो दैट इज द थिंग।